Hello everyone, this is CA Shrejan and I welcome you all to my channel The Commerce Bench. So अपने पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, जहाँ पर हमने देखा था कि कोई भी एक ट्रांजैक्शन जब होता है बिजनेस में तो उसके हमेशा दो इफेक्ट्स होते हैं, एक प्लस में और एक नेगेटिव में। यानी कि दो एस्पेक्ट्स होते हैं हर एक ट्रांजैक्शन के। ठीक है, यानी अगर मैंने एक हाथ से कुछ लिया है तो दूसरे हाथ से मुझे कुछ देना भी पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल भी हमने लिया था, आईफोन वाला एग्जाम्पल लिया था। क्या कि अगर मैंने एक आईफोन खरीदा है तो उससे दो इफेक्ट्स हुए। मेरे पास आईफोन की एक यूनिट आ गई, लेकिन दूसरी तरफ मेरे पास से पैसे भी तो माइनस हो गए ना उसको खरीदने के लिए। तो दो इफेक्ट्स होते हैं। आज के अपने लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इन्हीं दो इफेक्ट्स को डिटेल में जानेंगे कि इनको क्या बोलते हैं और इनके रूल्स क्या हैं, कब प्लस करना है कब माइनस करना है, ये सब चीज़ें हम समझेंगे आज। ठीक है, ये डिटेल में समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। देखिए, अब ये जो मैंने आपको दो एस्पेक्ट्स बताए ना एक ट्रांजैक्शन के, इनको बोला क्या जाता है सबसे पहले ये जान लेते हैं। द मोस्ट कॉमन वर्ड्स जो आप पूरे अकाउंट्स में सुनने वाले हैं, डेबिट एंड क्रेडिट, ये दोनों वर्ड्स आप सबसे ज़्यादा सुनने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये अकाउंटेंसी में। ठीक है ना, इसका ओरिजिन थोड़ा सा मैंने आपके लिए यहाँ पर प्रिपेयर किया हुआ है कि कहाँ से आया एक्चुअली, ये बस हम जान लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहा है आज की डेट में, बट जस्ट फॉर जनरल नॉलेज कि डेबिट वर्ड कहाँ से आया, डेबिटम से, जो कि एक लैटिन वर्ड है, एंड क्रेडिट आया क्रेडिटम से। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ लैटिन वर्ड। Now, as you already know that Mr. Luca Pacioli is known as the father of accountancy and he was an Italian man. तो ये जो वर्ड्स हैं लैटिन से उठाए गए हैं। डेबिटम का मतलब हुआ करता था कोई ऐसी चीज़ जो ड्यू हो, जो मुझे पे करनी है। ठीक है, वो हो गया डेबिटम। और क्रेडिटम का मतलब होता है, पहले जो उठाया गया था जहाँ से ये, तो उसका मतलब हुआ करता था समथिंग गिवन टू समवन और अ लोन, कि मैंने लोन किसी को दे रखा है, उसको बोलते थे क्रेडिटम। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आगे बढ़ते हैं हम। इसको बस मैंने आपको ऐसी नॉलेज के लिए बताया है। चलिए इस पर आते हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक बेसिक सी बात बताती हूँ। ये सारा जो अकाउंटेंसी हम पढ़ रहे हैं, इसका पर्पस क्या है? कोई भी कंपनी क्या चाहती है, एट द एंड ऑफ द ईयर उसको पता चले कि जितना काम उसने किया है उसका नतीजा क्या निकला, यानी प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ये बात मुझे जाननी है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं मेरी कंपनी में, सबसे पहले तो उन सबका एक रिकॉर्ड होना चाहिए मेरे पास, है ना। तभी तो उसकी समरी फाइनली बनाकर मुझे पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे हम कि रिकॉर्ड करना ज़रूरी है सारे ट्रांजैक्शंस को, किस डेट को क्या ट्रांजैक्शन हुआ, क्या आया क्या गया, ये सब बात मुझे पता होनी चाहिए। इसीलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक जर्नल बनाते हैं। ठीक है, जर्नल का मतलब ही है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सब कुछ आपको रिकॉर्ड करना है, अपने सारे ट्रांजैक्शंस डेट वाइज रिकॉर्ड करने हैं, क्या आया क्या गया। बस इतनी सी बात है जर्नल में। इसका डिटेल कि कैसे बनाया जाता है अभी सीखेंगे। ठीक, जर्नल समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्या बनता है, इसी जर्नल के बेसिस पे बनते हैं लेजर अकाउंट्स। आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू। ठीक है, जितना मैं बोल रही हूँ बस उतना समझते जाइए। लेजर अकाउंट बनता है। ये लेजर अकाउंट क्या होता है ये भी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ। आप अपने स्कूल में सारे सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट नोटबुक्स बनाते हो, राइट। मैथ्स के लिए अलग, हिंदी के लिए अलग, इंग्लिश अलग, ऐसे करते हो। क्यों करते हो? ताकि अगर आपको मैथ्स का कोई कॉन्सेप्ट सपोज देखना है तो मैथ्स की नोटबुक उठाकर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ लो। ठीक है, सारे चीज़ों का अलग अलग हिसाब आपने रखा हुआ है। वही सेम कॉन्सेप्ट पे अकाउंट बना हुआ है। अकाउंट्स बनाते हैं हम इसमें कैसे, ये इसका पर्पस ये है कि जैसे मान लो कि कोई मेरा एक डेटर है, ठीक है, राम, इसने मेरे से पैसे लिए हुए थे। तो अब राम ने मुझसे कितने पैसे उधार लिए, अब तक कितने वापस करे, अब कितने वापस करने हैं, यानी राम से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो मैं राम के अकाउंट में देख सकती हूँ। अब अकाउंट को ना हम एब्रीविएशन एक यूज करते हैं, A/C। हमेशा अकाउंट को ना आप ऐसे ही लिखोगे, इतना पूरा नहीं लिखा जाता है, ऐसे लिखते हैं। ठीक, तो राम के अकाउंट में मुझे क्या मिल जाएगा कि राम ने मुझसे कितने पैसे उधार लिए, कितने पैसे मुझे वापस कर दिए, ये सब कुछ इसमें मुझे इस अकाउंट में दिख जाएगा। तो ये मेरे लिए इजी हो गया, राइट। वैसे ही
हर एक चीज़ का अकाउंट बनता है, राम का अकाउंट बना है तो कैश का भी अकाउंट बनता है कि मान लीजिए मुझे पता करना है मेरे पास कितना कैश कब आया, कितना कैश कब चला गया, तो और कितना कैश आज की डेट में बचा हुआ है, ये सारी चीज़ें मुझे कैश अकाउंट से पता चल जाएंगी। उसी तरह हर एक चीज़ का अकाउंट बनता है कंपनी में, इसी को हम अकाउंट बोलते हैं। फिर फाइनली इन सब की समरी, जितने भी कंपनी में अकाउंट्स हैं उन सब की समरी बनाई जाती है एंड प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जाता है। ठीक, समझ में आई? एक ओवरव्यू समझ में आया होगा आपको। तो अब मैंने यहाँ पे देखिए वही चीज़ लिखी हुई है कि अकाउंट क्या होता है, सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर हेड। एक पर्टिकुलर हेड मैंने आपको बताया, जैसे राम, ठीक है, राम एक पर्टिकुलर हेड है, उससे रिलेटेड सारे के सारे ट्रांजैक्शन उस एक अकाउंट में मिलेंगे। ठीक है, तो वो क्या शो कर रहा है, समराइज्ड रिकॉर्ड्स शो कर रहा है ऑफ द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू अ कंसर्न पर्सन और थिंग। तो राम से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो मुझे उसके अकाउंट में मिल जाएंगे। सिंपल सी बात थी। ठीक, अब भाई ये तो मैंने आपको जो समझाया ना, ये तो बहुत ही रफ वर्क है। एक्चुअली वो इस तरीके से बनाया जाता है, दिस इज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ मेकिंग एन अकाउंट। इसमें इसी में सबसे पहले ना आप ये समझ लो, दो साइड्स हैं बिल्कुल सेम दिखती हैं दोनों साइड्स। डेट से लेकर अमाउंट तक एक साइड हुई, फिर यहाँ डेट से लेकर अमाउंट तक दूसरी साइड हुई। दीज आर सेम साइड्स, मतलब एक ही जैसी चीज़ें लिखी जाती हैं दोनों साइड्स में। बट यहाँ पर जो डिफरेंस है ना वो क्या है, डेबिट और क्रेडिट का। इसमें से जो लेफ्ट साइड होती है हमेशा, लेफ्ट साइड, उसको हम डेबिट साइड बोलते हैं। किसी भी अकाउंट की XYZ अकाउंट कोई भी होगा उसे हम डेबिट बोलेंगे लेफ्ट साइड को उसके, एंड राइट साइड को क्रेडिट बोलेंगे। ठीक है, यानी कि उस अकाउंट में जब भी कोई डेबिट होगा तो वो इस साइड लिखा जाएगा, क्रेडिट होगा तो इस साइड लिखा जाएगा। डेबिट क्रेडिट क्या होता है, कैसे होता है, अभी बताऊंगी आपको। ठीक, उससे पहले हम इसका एक समझ लेते हैं फॉर्मेट कैसे दिया हुआ है। तो चलिए थोड़ा सा फॉर्मेट समझते हैं इसका। सबसे पहले हम डेट लिखते हैं। ठीक है, किसी भी साइड में हम एंट्री कर रहे होंगे सबसे पहले डेट लिखेंगे, चाहे इधर चाहे इधर। ठीक, दूसरी चीज क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स लिखेंगे। पर्टिकुलर्स का मतलब होता है डिटेल की एक्चुअली हुआ क्या है, कि अगर ये राम का अकाउंट है तो राम के अकाउंट में क्या हुआ है कि उसने मेरे से अभी उधार लिया है या फिर मुझे वापस किया है पैसे, वो हम लिखेंगे। ठीक है, अब उधार लेते वक्त एक साइड में लिखेंगे, उधार वापस करते टाइम एक साइड में लिखेंगे। ये सारी लड़ाई जो है ना, ये इसी की है कि किस साइड में क्या चीज़ लिखनी है, वो भी समझेंगे अभी। अभी के लिए आप इतना समझो कि पर्टिकुलर्स में बस हम वो, देखिए यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक करी है, यहाँ पर नेम ऑफ द अदर अकाउंट लिखेंगे। सिंस मैंने आपको बताया कि ड्यूअल एस्पेक्ट अकाउंटिंग फॉलो होती है, तो अगर राम के अकाउंट में एक जगह पर इफेक्ट आए तो एक दूसरे अकाउंट पर भी तो इफेक्ट आए ना, उसी को तो ड्यूअल एस्पेक्ट बोलेंगे। तो वो दूसरे अकाउंट का नाम ही हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर या यहाँ पर, जो जिस भी साइड में इफेक्ट आएगा वो उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे अभी। फिर हम लिखते हैं जर्नल फोलियो। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर क्या समझाया था, सबसे पहले जर्नल बनाई जाती है फिर लेजर अकाउंट बनाया जाता है, तो ये लेजर अकाउंट है। जर्नल फोलियो क्या होता है कि किस पेज पर ये वाली जो एंट्री है जर्नल में दी हुई है उसका रेफरेंस, जैसे आप इंडेक्स बनाते हो ना अपनी नोटबुक्स में कि भाई इंडेक्स में आप चैप्टर नंबर 3 सपोज है, तो वो किस पेज पर आपको मिलेगा इस नोटबुक में, वही सिंपल सी बात यहाँ पर होती है। जर्नल फोलियो में रेफरेंस देते हैं हम इस वाले लेजर अकाउंट में इसका, कि इसमें किस पेज नंबर पे मिलेगा। ठीक, दोनों साइड में वही काम किया। और फाइनली अमाउंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अमाउंट लिख दिया उसमें हमने कि कितने अमाउंट का ये ट्रांजैक्शन हुआ है। कि मान लीजिए 10,000 रुपये उसने मुझसे लिए थे तो मैं 10,000 रुपये अमाउंट में लिख दूंगी कि ये पैसे लिए उसने मुझसे। फिर मान लीजिए 3,000 रुपये वापस किए तो 3,000 लिख दूंगी अमाउंट में कि वापस आए। ठीक, इतनी बात समझ में आई होगी कि जर्नल क्या होता है, अकाउंट क्या होता है और उसका फॉर्मेट क्या होता है अकाउंट का, ये बात समझ में आई होगी। ये इंपॉर्टेंट है आगे के कॉन्सेप्ट समझने के लिए, इसीलिए मैंने बताया आपको। चलिए अब हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ने जा रहे हैं। आपकी किताबों में आपको दो तरीके दिए हुए हैं डेबिट एंड क्रेडिट कैसे होगा वो समझने के लिए। एक ट्रेडिशनल अप्रोच होता है और एक मॉडर्न अप्रोच होता है। हम वो अप्रोचेस भी पढ़ेंगे
लेकिन मज़ा तो तब आए जब हमको लॉजिक समझ में आए कि किस चीज़ को कब डेबिट करना है, कब क्रेडिट करना है। उसका एक ईजी सा लॉजिक अगर दिमाग में बैठ जाए ना, तो हम लोग ये रूल्स भी बहुत ईजीली समझ सकते हैं। तो हम वो अप्रोचेस भी पढ़ेंगे, बट उससे पहले मैं आपको ये लॉजिक से समझाना चाहती हूँ कि किसी भी एंट्री को आप कैसे बनाओ, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, कैसे समझो। जैसे देखिए, मैंने आपको क्या एग्जाम्पल दिया था, आईफोन परचेज करने का एग्जाम्पल दिया था कि इसमें आईफोन जो है वो मेरे पास आईफोन आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा, और पैसे मेरे पास से यानी कि कैश जो है मेरे पास से चला जाएगा। तो ये मैंने दो इफेक्ट्स पढ़े थे, एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स। लेकिन इसमें से डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, वो ही समझने के लिए ये सारी बातें हम लोग कर रहे हैं, रूल समझ रहे हैं। इतनी बात समझ में आए कर क्यों रहे, रूल समझना जरूरी क्यों है। अब रूल्स पर आ जाते हैं। देखिए, तो यहाँ पर इसको मैं 3 पार्ट्स में समझाऊंगी, आपको बहुत इजीली समझ में आएगा, बस धीरे धीरे मेरे साथ में चलते रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट रूल क्या बोलता है, व्हेनेवर देयर इज एन आउटफ्लो ऑफ फंड्स, अगर किसी कभी भी बिजनेस में से कैश चला जाए यानी कि फंड्स का आउटफ्लो हो जाए, तो हम क्या करेंगे, वी डेबिट द पार्टी असेट, और जो भी या फिर जो भी रीजन होगा जिसके कारण वो आउटफ्लो हुआ है उसको मैं डेबिट कर दूंगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। मतलब अगर मेरे पास से पैसे गए हैं बिजनेस में से ना, सपोज करिए, इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि मेरा एक बिजनेस है, सपोज मेरा कैफे है, ठीक है। अब मेरे बिजनेस से आउटफ्लो किन किन रीजंस के कारण हो सकते हैं। पहला रीजन हो सकता है मैंने कॉफ़ी मशीन खरीदी, यानी कि कोई असेट खरीदा अपने लिए। असेट क्या होता है, जो मुझे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करे, पैसे जनरेट करके दे। तो कॉफ़ी मशीन इज डूइंग दैट फॉर मी, ठीक, वो असेट हुआ। तो उसको खरीदने के लिए ऑब्वियसली मेरे जेब से पैसे गए होंगे, दैट इज एन आउटफ्लो। तो हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे रीजन को, यानी कि कॉफ़ी मशीन को डेबिट कर देंगे, सिंपल सी बात। वैसे ही क्या हो सकता है, असेट के बजाय कोई एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस का मतलब होता है कि रेवेन्यू कमाने के लिए मैंने जो भी खर्चे किए, असेट नहीं खर्चे। जैसे कि जो मैंने अपने यहाँ पर कोई शेफ रखा हुआ है, कोई कुक रखा हुआ है जो ये कॉफ़ी वगैरह बनाते हैं, तो क्या होगा कि यहाँ पर एक्सपेंस हुआ, मैं उनको जब सैलरी दूंगी वो एक्सपेंस कहलाएगा। तो क्या डेबिट हो जाएगा, सैलरी डेबिट हो जाएगी। सैलरी इज द रीजन जिसके कारण मेरे पास से आउटफ्लो हुआ, तो सैलरी को हम डेबिट कर देंगे। इतनी सी बात समझ में आई होगी कि डेबिट किसको किया जाता है। जस्ट उसी का उल्टा नीचे वाली लाइन में लिखा है कि अगर देयर इज एन इनफ्लो ऑफ फंड्स, कि अगर कभी बिजनेस में पैसे आ रहे हो, तब हम क्या करेंगे, भी क्रेडिट द सोर्स जिसके कारण हमको पैसे रिसीव हुए हैं, has been received, funds have been received। तो ये क्या बोल रहा है कि अब पैसे आ किस वजह से सकते हैं मेरे बिजनेस में। ऑब्वियस सी बात है कि मैंने शायद कुछ सेल करा होगा। जो भी कॉफ़ी मैं बनाती हूँ, कॉफ़ी मैंने सेल करी, ठीक, तो मेरी सेल हुई। अब जब सेल हुई तो उसके कारण इनफ्लो हुआ, और इसीलिए उस इनफ्लो को, जिस रीज़न से इनफ्लो हुआ, मैं उसको क्रेडिट कर दूंगी। सेल हुई इसीलिए इनफ्लो हुआ, और इसीलिए मैं इसको यहाँ पर क्रेडिट कर दूंगी। और ऊपर वाले एग्जांपल में मैंने क्या बोला था, सैलरी दी, ठीक है, आउटफ्लो हुआ, सैलरी दी, इसीलिए मैं सैलरी को डेबिट कर दूंगी। सिंपल सी बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब इसका हम आगे एग्जाम्पल भी देख लेते हैं अपने पास। यहाँ पर कुछ मैंने ट्रांजैक्शंस लिखे हुए हैं जिसको हम इन्हीं रूल्स जो मैं पहले बता रही हूँ उनके थ्रू हम एंट्री करना सीखेंगे। जर्नल में कैसे एंट्री करेंगे, तो समझते हैं। सबसे पहला जब अपना पढ़िए आपकी, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख रुपीज। ना सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट में एक बार रिवाइज कराना चाहती हूँ। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने, जो क्या बोलता है कि अगर एक बिजनेस है तो उस बिजनेस को और उस बिजनेस के ओनर को हम डिफरेंट काउंट करते हैं, ठीक है। ये दोनों सेम एंटिटीज नहीं है। यानी कि मोहन ने अगर बिजनेस स्टार्ट किया है तो मोहन और उसका जो बिजनेस होगा, सपोज मोहन लिमिटेड करके उसने कंपनी खोली, तो मोहन एंड मोहन लिमिटेड दोनों अलग अलग एंटिटीज होंगे। एंड इन दोनों के बीच में इसीलिए जो ट्रांजैक्शंस होगा ना, वो भी ऐसे मानेंगे कि ये मोहन है एंड ये मोहन, सॉरी, मोहन लिमिटेड को इंसान नहीं बना सकते, ये कंपनी है कोई, ठीक है। तो मोहन ये है एंड मोहन लिमिटेड ये है,
तो अगर मोहन लिमिटेड ने इसमें कैपिटल लगाया है, क्योंकि जब भी जो ओनर होता है ना, वो अगर कोई पूंजी लगा रहा है उसको कैपिटल बोला जाता है अकाउंट्स की भाषा में, राइट। तो स्टार्ट करते वक्त जो पूंजी लगाई जाती है उसे कैपिटल बोलते हैं। तो अगर मोहन ने कैपिटल लगाया है तो हम इसको कैपिटल ही बोलेंगे मोहन लिमिटेड में। एंड हेंस हमने यहाँ पर क्या बोला था, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू में देखते हैं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमेशा एंट्री करते वक्त अपने जर्नल में बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू लेकर चलते हैं। हेंस बिजनेस में क्या हुआ है, देयर इज एन इनफ्लो ऑफ फंड्स, किसके कारण, मोहन ने जो कैपिटल लगाया, कैपिटल, उसके कारण। इसीलिए अपने फर्स्ट वाली एंट्री में हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लिखते हैं, मैं 2 कॉलम्स बना देती हूँ, डेबिट के एंड क्रेडिट का। एंड हर एक ट्रांजैक्शन में आपको दिखाऊंगी कि कैसे 2 चीज़ों पे इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। प्लीज डोंट माइंड द राइटिंग। तो अपने फर्स्ट वाले इसमें देखेंगे क्या हुआ कि कैश का इनफ्लो हुआ, फंड्स का इनफ्लो हुआ, तो हम उस रीजन को क्रेडिट कर देंगे। रीजन क्या है, फर्स्ट एंट्री है हमारी, रीजन है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट कर दिया जाएगा, सिंपल सी बात थी। और फंड्स को डेबिट कर देंगे, यानी कि कैश आया तो इसीलिए कैश को यहाँ पर हमने डेबिट कर दिया और कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। यही है हमारा वो ड्यूअल इफेक्ट, समझ आ रहा होगा, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, ये हमारा फर्स्ट एंट्री हो गई। यहाँ पर सेकेंड में बात करते हैं, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, मैंने कैश देकर गुड्स परचेज किए, 2 चीजें हो गई। तो किसको डेबिट करें, किसको क्रेडिट करें, अगेन अपने रूल पर आते हैं। रूल क्या बोल रहे हैं, व्हेनेवर देयर इज एन आउटफ्लो ऑफ फंड्स, यहाँ पे फंड्स का आउटफ्लो हो रहा है, हम डेबिट कर देंगे किसको, द रीजन जिसके कारण वो आउटफ्लो हुआ है। तो किसके कारण हुआ है आउटफ्लो, कि मैंने परचेज किया है, परचेज करने के कारण हुआ है, तो परचेज अकाउंट को यहाँ पर डेबिट कर दूंगी। और दूसरी चीज क्या हुई है, कैश चला गया, तो दूसरा अकाउंट कौन इफेक्ट हुआ, कैश। एक चीज डेबिट तो दूसरी चीज क्रेडिट विद एन इक्वल अमाउंट। यहाँ पर अमाउंट्स भी लिखते हुए चलते हैं, इजी रहेगा, कि डेबिट हो गया 5 लाख से, यहाँ पर सबसे पहले अपना यहाँ पर लिख देते हैं 5 लाख डेबिट हुआ एंड 5 लाख ही क्रेडिट हुआ, इक्वल एंड अपोजिट, यहाँ पर हमारा रिएक्शन हो गया, ठीक। दूसरा है 1 लाख, 1 लाख, इसको भी लिख लेते हैं। समझ आया होगा, अमाउंट हो गया। अब ना इसको यहाँ पर आप इससे मत कंफ्यूज करना, जो मैंने आपको यहाँ पर एक ये समझाया था ना, ये नहीं बना रही हूँ मैं, बस आपको मैं एक आइडिया दे रही हूँ कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, बस उतना बता रही हूँ। ये भी हम आगे इस फॉर्म में भी करेंगे, बट आगे जाकर, अभी जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अगली एंट्री पर आ जाते हैं, ये वाली भी कर ली हमने, सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 1,50,000। अभी हमने परचेज किया था, अब हम कर रहे हैं सेल। सेल करने पर क्या होगा, इनफ्लो ऑफ फंड्स होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, देयर इज एन इनफ्लो ऑफ फंड्स इनटू द बिजनेस, तो वी क्रेडिट द सोर्स। आते हैं यहाँ पर थर्ड एंट्री में, वी क्रेडिट द सोर्स। सोर्स क्या है, सेल। सेल के कारण ही हमारे पास कैश आया। तो एक अकाउंट हो गया सेल अकाउंट, एक हो गया कैश अकाउंट, इन दोनों में इफेक्ट आया है कितने से, 1,50,000 रुपीज। ठीक, देखते हुए चल रहे हो ना कि इक्वल एंड अपोजिट हम अमाउंट्स जो है यहाँ पर डेबिट एंड क्रेडिट कर रहे हैं, इसी को ड्यूअल एस्पेक्ट अकाउंटिंग बोलते हैं, ठीक है। इसी के कारण ना एंड में जाकर क्या होता है, हमारी बैलेंस शीट मैच हो जाती है, क्योंकि दोनों साइड देख रहे हो इक्वल अमाउंट्स आ रहे हैं। और अगर कभी भी आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही है, इसका मतलब आपने यहाँ 1.5 लाख का 1 लाख कर दिया होगा, या कुछ भी ऐसा गलती कर दी होगी अपने अमाउंट्स में, ठीक। चलिए नेक्स्ट एंट्री करके देखते हैं, रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम राम इन कैश। अब देखो कैश अगेन मेरे पास इनफ्लो हुआ, ठीक है। इनफ्लो किस कारण से हुआ, इंटरेस्ट। अब आप यहाँ पर एक बात सोच सकते हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा हो कि भाई मैंने यहाँ पर लिखा है कि आप जो वो इनफ्लो अगर हो रहा है तो सोर्स को क्रेडिट करो। तो आप सोच रहे होंगे कि राम को क्यों नहीं लिख रहे हम यहाँ पे, राम का नाम क्यों नहीं लिख रहे हम, इंटरेस्ट क्यों लिख रहे हैं, बताती हूँ। पहले एंट्री कर लेते हैं,
मैंने क्या बोला कि यहाँ पर जिस कारण से इनफ्लो हुआ है उसको लिख लेंगे एंड यहाँ पर अगेन कैश अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो कितने से 500 रुपीज़, सिंपल 500 रुपीज़। हाँ, अब बात करते हैं, वापस से उस बात पर आ जाते हैं कि मैंने यहाँ पर राम का नाम क्यों नहीं लिखा, या फिर यहाँ पर मोहन ने पैसे दिए थे तो कैपिटल अकाउंट क्यों लिखा मैंने। समझ लीजिए एक बात कि अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में ना कैश लिख के दिखा रहा हो और साथ में पार्टी का नाम भी लिख रहा हो, जैसे यहाँ पर राम पार्टी का नाम एंड कैश भी दिखा रहा हो, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपली क्या करना है, जो कारण है ना उसको क्रेडिट या डेबिट करना है, यानी कि इंटरेस्ट ही लिखना है वहाँ पर। राम का नाम इम्पोर्टेंट वहाँ पर नहीं होगा, सिर्फ कैश और इंटरेस्ट ही डेबिट या क्रेडिट होंगे जो भी हो रहा है, ठीक है। इसी जगह अगर मैंने राम को इंटरेस्ट दिया होता, यानी कि आउटफ्लो ऑफ फंड्स हो रहा होता, तो क्या होता, मैं कैश को क्रेडिट कर देती एंड इंटरेस्ट को डेबिट कर देती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी मैंने क्या बोला कि मैं कैश दे रही हूँ। जब भी मैं बोल दूँ कि भाई कैश दिया हुआ है, पार्टी का नाम वहाँ पर इरेलेवेंट हो जाता है, ठीक है। एंट्री करते वक्त आपको पार्टी का नाम नहीं लिखना, फिर रीजन लिखना है, इंटरेस्ट दिया है, रेंट दिया है, क्या करा है वो लिखना है यहाँ पर, ठीक। वैसे ही यहाँ पर भी देखो कैश है, ऑल्दो मोहन का नाम दिया है लेकिन हम उसे कैपिटल लिखेंगे क्योंकि कैपिटल आया है, रीजन लिखेंगे। समझ में आ गई होगी बात। अब आपको मैं आगे ये भी समझाऊंगी कि अगर कैश नहीं दिया हुआ है, सिर्फ पार्टी का नाम दिया है, तब क्या करना है वो भी बताऊंगी, डोंट वरी, बस आराम से सुनते चलो। ये बात भी हमको समझ में आ गई कि क्योंकि कैश लिखा था तो हमने राम का नाम नहीं लिखा, यहाँ पे इंटरेस्ट यानी कि जो रीजन है उसको लिख दिया, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, सोल्ड गुड्स टू अशोक। देखिए आ गया वो पॉइंट, यहाँ पर कैश की कोई बात नहीं करी हुई है, मैंने सिर्फ सिंपली अशोक को गुड्स सेल किए। इसका मतलब यहाँ पर ये हमेशा समझना कि कैश इस समय नहीं आया है। जब मैंने अशोक को गुड्स सेल करे तो उसने मुझे एक प्रॉमिस किया कि भाई मैं आज पैसे नहीं दे पा रहा हूँ लेकिन कल परसों में तुम्हें पैसे लौटा दूंगा इस चीज़ के। तो अभी क्या हुआ, मेरे पास कैश नहीं आया, एक प्रॉमिस आया उसकी साइड से। तो अपने नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों रूल्स नहीं लग पा रहे भाई ना, आउटफ्लो हो रहा है ना इनफ्लो हो रहा है फंड्स का अभी, तो नहीं लग पा रहा। तो सेकेंड वाले रूल पे चलते हैं, whenever there is a promise of payment done by other party। ये अदर पार्टी कौन है अपनी, अशोक। ये है जो बोल रहा है कि भाई मैं आपको 4 दिन बाद पैसे दे दूंगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, उस पार्टी को डेबिट कर देंगे विच हैज़ मेड द प्रॉमिस। ये प्रॉमिस जिसने किया है उस पार्टी को हम डेबिट करेंगे आपकी बात। और ऐसा कई बार बिजनेस में होता है कि आप उसी समय जो है पैसे का लेन देन करके ख़त्म नहीं करते, आप उसको फ्यूचर के लिए डेफर कर देते हो, क्रेडिट पे सामान ले लेते हो, ठीक। उसी का जस्ट उल्टा, अगर मैंने किसी को प्रॉमिस किया, यानी कि मेरा जो बिजनेस है, हमने प्रॉमिस किया है अगले इंसान को कि भाई हम आपसे ये वाली चीज़ जो है उधारी पर ले जा रहे हैं और 4 दिन बाद आपको लौटा देंगे, तो क्या होगा, वी नीड टू क्रेडिट सच पार्टी टू whom द प्रॉमिस हैज़ बिन मेड, ठीक है। देखते हैं इसको एक बार, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए आप, क्या लिखा है यहाँ पे, सोल्ड गुड्स टू अशोक। इसका मतलब मेरे पास अशोक की साइड से एक प्रॉमिस आया हुआ है, ठीक, कि वो मुझे पैसे दे देगा। तो जिस पार्टी ने प्रॉमिस किया है, क्या लिखा था, उसको डेबिट कर देने का, तो मैं अशोक को डेबिट कर दूंगी। इसको याद करने का इजी तरीका क्या हो सकता है, अशोक को डेबिट करा, इससे क्या होगा, अशोक मेरा डेटर बन जाएगा, डेबिट डेटर, याद हो रहा है, ठीक है। तो अशोक यहाँ पर इसको मैंने डेबिट करके अपना डेटर बना लिया कि 4 दिन बाद मेरे को पैसे लाकर वापस देना तुम, ठीक। तो अशोक डेबिट हो गया यहाँ पर। और दूसरी चीज़, मेरे पास से चला क्या गया, मेरे पास से मेरा जो गुड्स है ना वो चले गए, यानी कि सेल हो गई मेरी, तो दूसरी तरफ मैंने सेल्स वाला अकाउंट अपना क्रेडिट कर दिया, ठीक है। ये एक तरीके से ना, ये है मेरे आने वाला साइड, आने वाला साइड है, कोई भी चीज़ आ रही है तो, और ये है मेरे जाने वाला साइड, ठीक है। तो मेरे पास से सेल हो गई यानी कि गुड्स चले गए, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया, और मेरे पास अशोक से प्रॉमिस आ गया तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। कितने का, 60,000 रुपीज़ का, 60,000 रुपीज़। क्या डेबिट हुआ, क्या क्रेडिट हुआ, समझ में आ गया यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पर इसका ना मैंने, इसके आगे मैंने लिखा नहीं हुआ है,
लेकिन हम अपने समझने के लिए एक एग्जांपल और इसके आगे एक एंट्री सोचते हैं कि मान लीजिए 4 दिन बाद अशोक आता है, ठीक है, और वो मुझे वो 60,000 रुपीज़ पेमेंट कर देता है। तब मैं क्या करूँगी? तब मान लीजिए यहाँ पर एक 5A वाली एंट्री हम बना लेते हैं कि अशोक पेज 60,000। तब क्या करूँगी मैं? एक बार देख लेते हैं 5A की एंट्री क्या होगी। अशोक की साइड से इनफ्लो हुआ है, फर्स्ट वाला रूल लग जाएगा मेरा, ठीक है। इनफ्लो हुआ तो मैं किसको डेबिट करूँगी, सॉरी मैं किसको क्रेडिट करूँगी? अशोक को क्रेडिट कर दूँगी यहाँ पे, यानी कि अशोक हो जाएंगे क्रेडिट। आई हैव क्रेडिटेड द सोर्स एंड क्या आ जाएगा? कैश। फर्स्ट वाला रूल रख के, ठीक है। 60,000 एंड 60,000, ठीक। यहाँ पर समझ में आया होगा? ये हमने ऐसे ही अपने समझने के लिए किया है बस। तो अब यहाँ पर एक सिंपल सी चीज़ भी आप देख सकते हैं, बहुत ही लॉजिकल है कि अगर ये सब हटा दो, सिर्फ इन दोनों एंट्रीज को देखो, तो आप ध्यान दे पा रहे होंगे एक तरह से कि अगर अशोक जो है मेरे से कैश में उसी दिन ट्रांजैक्शन कर लेता, कि उसी दिन कैश दे दिया, तब मैं क्या एंट्री करती? सिंपली कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, जो कि मैंने यहाँ पर करी थी अपने थर्ड वाले पॉइंट में, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ऐसी ही एंट्री मैं यहाँ पर भी कर देती, कैश अकाउंट डेबिट, कैश को डेबिट और सेल्स को क्रेडिट कर देती पहले भी 60,000 से, तब का तभी सब कुछ क्लियर हो जाता है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे कर दिया नाटक, इन्होंने बोला कि नहीं हम 4 दिन बाद पैसे देंगे। हमने कहा ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, एक तरीके से अशोक यहाँ डेबिट हुआ और 4 दिन बाद क्रेडिट हो गया सेम अमाउंट से, तो कट गई ना ये एंट्री, कैंसिल हो गई ना। असल में मत कर देना कैंसिल वहाँ पर जाकर, बस बता रही हूँ लॉजिक कि अल्टीमेटली क्या एंट्री हुई, कैश अकाउंट ही डेबिट हुआ और सेल्स अकाउंट ही क्रेडिट हुआ, बस 2 हिस्सों में बट गया ये, सिर्फ उस प्रॉमिस के कारण ऐसा हुआ। अदरवाइज एक ही बार में ये निपट जाता, ठीक है। मैंने काफ़ी लॉजिकल बात यहाँ पर आपको बताई है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा सोचना और समझना, एक बार और सुन लेना चाहो तो, ठीक, कि ये एंट्री जो है अल्टीमेटली वही बनी, कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट, ठीक। इसको कैंसिल करना मत, वहाँ बस समझाया है मैंने। चलिए आगे पढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, मैंने फर्नीचर परचेज किया कैश में अगेन, ठीक। तो क्या हुआ, फर्स्ट वाला रूल ही लग जाएगा कि मैंने कोई चीज़ के लिए आउटफ्लो ऑफ फंड्स हुआ, तो असेट आया मेरे पास, उस असेट को मैं यहाँ पर 6th वाली एंट्री करते हैं, फिर से अपना फॉर्मेट बना लेते हैं, डेबिट और क्रेडिट। ये हो गई मेरे आने वाली साइड और ये हो गई मेरे जाने वाली साइड। क्या आ रहा है क्या जा रहा है वो लिखा है हमने। एंड आ जाते हैं अपने 6th वाले पॉइंट पे। क्या था, हमने फर्नीचर परचेज किया था, यानी कि आउटफ्लो हुआ था, तो मेरे पास आया क्या, फर्नीचर आ गया, ठीक है। मैंने उस रीजन को डेबिट कर दिया, इसके कारण मेरा आउटफ्लो हुआ था फर्नीचर अकाउंट, और गया क्या, कैश चला गया, ठीक। कितना अमाउंट से, 50,000। देन एंड देयर मैंने क्लियर कर दिया, कोई उधारी रखी ही नहीं, मेरे को रिस्क लेने का ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेड वेजेस, भाई मेरे यहाँ जो लोग काम करते हैं मैंने उनको वेजेस पेमेंट करी है, कितने की, 20,000 रुपीज़ की, ठीक। तो यहाँ पर मैंने वेजेस पे कर दी, ऑब्वियसली कैश या बैंक जिससे भी मैंने कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा पास आउटफ्लो ऑफ फंड्स हुआ, अगेन आउटफ्लो हुआ, तो मैं किसको डेबिट करूँगी, द रीज़न जिसके कारण ये आउटफ्लो हुआ, यानी कि वेजेस, ठीक। कितने का, 20,000, और यहाँ पर कैश चला गया मेरे पास से 20,000। सब कुछ मैच हुआ अब तक, दोनों साइड पर इक्वल अमाउंट्स आते रहे हैं, अपना ड्यूअल एस्पेक्ट अकाउंटिंग जो है वो सच हो रहा है, ठीक। चलिए अब लास्ट वाली एंट्री कर लेते हैं, गुड्स वर्थ ₹30,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। एंड ये क्या हो गया, इसमें तो ना मेरे पास कुछ आउटफ्लो ऑफ फंड्स हो, क्या मेरे पास से फंड्स गए, नहीं, फंड्स आए, नहीं, कोई प्रॉमिस हुआ, नहीं। तो फिर अब अपने फाइनल वाले रूल पे आ जाते हैं,
सारे के सारे जो गेन्स होंगे मेरे उनको मैं क्रेडिट करूंगी, सारे के सारे जो लॉसेस हो गए उनको मैं डेबिट कर दूंगी। ये क्या है कि इनके बदले में ना मुझे कुछ देना नहीं पड़ा, ना ही कुछ लेना पड़ा। मतलब ये बस गेन्स जो है ये मुझे हो गए। जैसे मैंने आज एक शेयर खरीदा हुआ था 100 रुपये का, मान लो 10 साल बाद जब मैं उसको बेचने गई तो उसकी वैल्यू 1000 रुपये हो गई थी। तो मैंने इसमें कुछ किया क्या, मैंने तो 100 रुपये इन्वेस्ट करे थे स्टार्टिंग में। तो ये जो बाकी का 900 रुपये का डिफरेंस आया, इसके लिए मैंने कुछ नहीं किया, इंतज़ार किया बस, ठीक है। तो ये 900 रुपये के लिए मेरे जेब से कुछ भी इक्वलेंट गया नहीं, तो ये मेरा 900 रुपये गेन ही तो हुआ ना, तो उस गेन को मैं क्रेडिट कर दूंगी यहाँ पे। वैसे ही जो मेरा एग्जाम्पल है ना यहाँ पर कि 30,000 के मेरे पास गुड्स रखे थे, फैक्ट्री में गुड्स रखे थे, फैक्ट्री में आग लग जाती है जिसके कारण 30,000 रुपीज़ के गुड्स मेरे तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। उनका आप कुछ नहीं हो सकता इसके लिए, लेकिन मैंने किसी से ना प्रॉमिस किया था ना लिया था, ठीक है। और कोई कैश का आउटफ्लो इनफ्लो भी नहीं हुआ, सीधा मेरे गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए। तो ये मेरा लॉस हो गया, राइट, लॉस हो गया। तो लॉस को मैंने क्या बोला, डेबिट कर देने का। तो 30,000 को मैं सिंपली डेबिट कर दूंगी कि मेरा लॉस हो गया बाय फायर, आई एम डेबिटिंग दैट रीजन, ठीक है। ये लॉस हो गया मेरा, और मेरे पास से चला क्या गया, मेरे जो गुड्स थे वो चले गए, गुड्स चले गए। एक तरीके से इसको मैं ये लिख सकती हूँ कि जो मैंने परचेज अकाउंट, यानी कि जो मेरे गुड्स परचेज किए हुए पड़े हुए थे ना फैक्ट्री में, वो कम हो गए। तो इसको आप परचेज अकाउंट लिखोगे हमेशा, मतलब कभी भी गुड्स आएंगे या जाएंगे आप परचेज अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट लिखोगे, कभी भी गुड्स अकाउंट नहीं लिखोगे, ठीक। तो मेरे जो परचेज किए हुए गुड्स पड़े हुए थे फैक्ट्री में वो चले गए, खत्म हो गए। कितने के, 30,000 रुपीज़ के। एकदम बढ़िया वाली चीज़ समझ में आई होगी आपको। ये सारी एंट्रीज मैंने अपने इन सिंपल वाले रूल्स से करके आपको दिखा दी, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद अब हम ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच भी पढ़ेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं इसकी आपको एक समरी बनाकर दिखा देती हूँ, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें आज पढ़ी हैं उसकी एक समरी देखते हैं। जो रूल्स पढ़े हैं आज उसकी समरी देख रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डेबिट क्या होगा, यहाँ लिख देती हूँ क्रेडिट क्या होगा, एंड यहाँ पे अपने पर्टिकुलर्स लिख लेती हूँ। मतलब यहाँ पर मैं डिटेल्स लिखूंगी कि हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं। सबसे पहले अगर मेरे बिजनेस से कोई आउटफ्लो हो रहा है, सबसे पहले हमने आउटफ्लो की बात करी थी। आउटफ्लो ऑफ फंड्स के केस में मैंने क्या बोला, किसको डेबिट करो, रीजन को, किसके कारण हुआ। कोई भी पार्टी हो सकती है, कोई असेट हो सकता है, या कोई भी XYZ रीजन हो सकता है, तो डेबिट कर देने का उसको, ठीक। और चला क्या गया मेरे पास से, कैश चला गया, कैश को क्रेडिट कर देना, ठीक। दूसरी बात, अगर इनफ्लो ऑफ फंड्स हो रहा है तो क्या होगा, कोई चीज़ मेरे पास से जा रही होगी, राइट, और कैश आ रहा है, तो कैश को मैं, ये डेबिट जो है वो आने वाली साइड है, क्रेडिट जो है वो जाने वाली साइड है। कैश को हम लोग यहाँ पर डेबिट करेंगे, क्यों, ये आने वाली साइड है, कैश आ रहा है, इनफ्लो ऑफ फंड्स हो रहे हैं, तो एंड दिया किसने, यानी कि सोर्स या फिर रीजन जिसके कारण वो आ रहा है पैसा, ठीक, वो लिख दिया। ये हमारा पहला वाला रूल खत्म होता है। समझ में आया ना समरी, कि अगर आउटफ्लो हो रहा है तो मैं रीजन को डेबिट करूंगी, अगर इनफ्लो हो रहा है तो मैं रीजन को क्रेडिट करूंगी, ठीक। यहाँ पर तो कैश कैश की बात हुई कि अगर कैश में कोई चीज़ हो रही है। दूसरी बात क्या करी थी, प्रॉमिस की बात हो रही थी, ठीक है, वादा। प्रॉमिस एक हो सकता है कि मेरे को प्रॉमिस मिला है किसी से, ठीक है, कि भाई आपको हम पैसे दे देंगे 4 दिन बाद, ऐसा प्रॉमिस मिला है मुझे, तो मैं डेबिट किसको करूँगी, उस पार्टी को जिसने मुझे प्रॉमिस दिया है, जिसने प्रॉमिस किया है मुझसे, उसको डेबिट कर दूंगी। और क्रेडिट किसको करूँगी, जो भी मुझे चीज़ जो है वो उस इंसान को देनी पड़ी है इस प्रॉमिस के बदले में, तो उसको मैं क्रेडिट कर दूंगी।
जो भी चीज़ मैंने दी है, ठीक है। अभी मैं आपको बस एक रफ भाषा में समझा रही हूँ, समराइज कर रही हूँ, ठीक है। इस पर ग्रामर में मत जाइएगा या ये सब मत सोचिएगा, समझते चलिए बस। तो प्रॉमिस यहाँ पर मिला था। चौथी चीज़ हो सकती है कि प्रॉमिस मैंने किया है किसी से, किसी को प्रॉमिस दिया है कि मैं आपको पैसे दे दूँगी, तो उसके बदले में मुझे कोई चीज़ मिली भी तो होगी ना। तो वो क्या चीज़ मुझे मिली है, वो चीज़ यहाँ पर मैं डेबिट कर दूँगी, थिंग रिसीव, क्योंकि ये आने वाली साइड है, यहाँ पर लिख ही देती हूँ मैं, ठीक है। ये आने वाली साइड है, यहाँ पर मेरे को जो चीज़ रिसीव हुई वो मैंने लिख दिया, और यहाँ पर पार्टी जिसको मैंने प्रॉमिस किया है वो यहाँ पर आ जाएगा। ओके, फिर लास्ट बात कर लेते हैं कि अगर मेरे को कोई गेन हो गया है तो क्या होगा। यानी कि मैंने उस चीज़ के लिए कुछ भी पेमेंट नहीं किया। शेयर वाला एग्जाम्पल जो था मेरा वो यहाँ पर आ जाएगा। 100 रुपये में खरीदा, 10 साल बाद बेचने गई, 1000 रुपये की वैल्यू हो गई थी, तो वो जो 900 रुपये हैं वो मेरा गेन हो गए, तो उस गेन को मैं क्रेडिट कर दूंगी, ठीक है। क्रेडिट किया मैंने, और यहाँ पर डेबिट क्या होगा वो हम आगे सीखेंगे, ठीक है। जब थोड़ी सी एडवांस एंट्रीज करेंगे तब सीखेंगे। इसीलिए मैंने आपको ना इसका एग्जाम्पल भी एक छोटा सा सिंपल सा ही एग्जाम्पल लास्ट में डाला था, वो लॉस बाय फायर। यहाँ पर जो हम लॉस की बात करेंगे, ठीक है, तो सिंपल सा एग्जाम्पल दिया था, क्योंकि उसको थोड़ी सी एडवांस एंट्री है वो बाद में सीखेंगे। बट अभी के लिए इतना जान लीजिए कि लॉस होगा तो डेबिट हो जाएगा वो लॉस, ठीक है। क्रेडिट यहाँ पर डेबिट क्या होगा एंड यहाँ पर क्रेडिट क्या होगा वो हम बाद में सीख लेंगे। ओके, अभी के लिए इतना काफ़ी है आपके लिए। एक बार एग्जांपल्स भी रिवाइज कर लेते हैं। आउटफ्लो ऑफ फंड्स यानी कि जैसे कि मैंने कोई चीज़ परचेज करी, असेट या कोई भी एक्सपेंस पेमेंट किया तो आउटफ्लो हो गया। इनफ्लो ऑफ फंड्स, कैपिटल मेरे बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया गया या फिर मैंने कोई सेल करी, उसके बदले में मेरे पास पैसे आए, ठीक। प्रॉमिस मिला, मतलब मैंने जो सेल करी वो कैश में नहीं थी, ठीक है, वो जो है उधार पर सेल थी, तो मेरे को प्रॉमिस मिला कि वो बंदा जो है मुझे 4 दिन बाद पैसे दे देगा। फिर प्रॉमिस दिया मैंने कि मैं किसी से कुछ सामान उधारी पे खरीद के लाई, तो मैंने प्रॉमिस दे दिया उसको कि भाई मैं तुमको ये पैसे दे दूँगी कुछ दिन बाद, ठीक। वो चीज़ हो गई। गेन शेयर वाला एग्जाम्पल, लॉस में वो फायर वाला एग्जाम्पल हो गया। समझ में आई बात। अब इसको आप चाहो तो बना सकते हो, पिक्चर खींच सकते हो, एंड इसको याद रखना, धीरे धीरे ना आप जब इसको यूज़ करके एंट्रीज करने लगोगे आपको लिटरली याद हो जाएगा, ठीक है। अभी भले आपको थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लग रहा हो कि इतना सारा कैसे याद होगा, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे सम्स यूजिंग दिस तो आपको याद हो जाएगा इजीली। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, अपना जो मेन स्ट्रीम ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच है जो आपकी बुक्स में दिया हुआ है वो वाला हम समझेंगे। इससे को रिलेट करते हुए ना आपको समझ आएगा कि ये कितना इजी तरीका है, उससे बहुत इजी तरीका है ये, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, जिससे कि आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प मिले इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। थैंक यू सो मच।